नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास पुस्तक है। 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है। ये जो पुस्तक है इसका बिल्कुल पैटर्न यूपी की तरह है। यूपी में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और इसकी कुछ खासियत भी है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनकी जो व्याख्या की गई है वो काफ़ी विस्तृत है और सारगर्भित है। सभी कापी किताब की दुकानों में ये पुस्तक मिल जाएगी आप लोगों को। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यूपी पीईटी की जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो संपूर्ण गाइड के रूप में हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के रूप में हो, सभी चक्षु प्रकाशन की सभी दुकानों में मिलती हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, संपूर्ण गाइड की जो पुस्तक है इसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है पंचायत सहायक भर्ती में कंप्यूटर प्रशिक्षण विवाद। असल में इस पद का जो नाम है वो कंप्यूटर सहायक है और साथ में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है और इसमें सारा का सारा काम जो कंप्यूटर में करना है और इस भर्ती में कंप्यूटर की योग्यता नहीं मांगी गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर निरक्षर व्यक्ति किस तरीके से इस पद पर काम कर सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर निरक्षरों के हाथों में हाईटेक ग्राम सचिवालयों की कमान सौंपने की तैयारी। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा काम कंप्यूटर से होगा, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी अर्हता को किया दरकिनार। चयन प्रक्रिया पर अब सवाल उठ गया है। और यहीं पर जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका बयान आया है भूपेंद्र सिंह चौधरी का, और इन्होंने कहा कि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए CCC अनिवार्य किए जाने की बात थी और दिखवाएंगे कि ये कैसे छूट गया है। अमर उजाला के सवाल के बाद आवेदन पत्र की रिसीविंग देने की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं और इसको लेकर जोर शोर से बहुत सारे समाचार पत्रों में ये बात उठाई गई है कि लिखा सचिवालयों का कामकाज सरकार पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस हाईटेक व्यवस्था के संचालन के लिए पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कंप्यूटर निरक्षर लोगों की करने की तैयारी है। शासन इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को नज़रअंदाज कर दिया है, जिससे पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार ने 25 जुलाई को जारी शासनादेश में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन के लिए 3 प्रमुख अर्हताएं तय की हैं। पहला, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष से कम और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। हालांकि SC ST और OBC को 5 साल की छूट दी गई है। तीसरा, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए और इसमें कहीं भी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अर्हता का जिक्र नहीं किया गया। और अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती TGT और PGT की। TGT PGT की काफ़ी सारी सूचना है और सबसे बड़ी सूचना यही है कि चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया जिसमें ये बताया है कि जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो चयन बोर्ड ने कहा था कि परीक्षा मंडल स्तर पर होगी और विद्यार्थियों ने इसको चुनौती दिया है। विद्यार्थियों का कहना है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। हालांकि युवा मंच का दावा है कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो जिस जिले के विद्यार्थी हैं उनको उस जिले में परीक्षा केंद्र नहीं आवंटित किया गया है, दूसरे जिले में भी भेज दिया गया है। तो इस तरीके से तो कोरोना की धज्जियां उड़ रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि इसलिए जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है और ये सारा का जो सारा मामला है वो तदर्थों के द्वारा रचा गया खेल है। और इसी आनन फानन में कल चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि वो जो नोटिफिकेशन था उसमें जो लिखा था कि मंडल पर परीक्षा होगी उसको ये समझा जाए कि जिलों पर परीक्षा होगी और वो एक शुद्धि पत्र उसने कहा। तकनीकी रूप से विद्यार्थी काफ़ी मजबूत हैं। विद्यार्थियों का कहना है यहाँ पर कि मूल विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का हेरफेर गैर कानूनी होता है। शुद्धि पत्र आवेदन की अंतिम तारीख तक ही मान्य होता है। अगर नोटिफिकेशन किसी भर्ती का आ गया है और आवेदन हो रहे हैं तो बीच में शुद्धि पत्र जारी हो सकता है कि परीक्षा मंडल की जगह जो लिख गया है उसका मतलब जिला स्तर पर है या ये जो डिग्री मांगी गई है उसका मतलब ये जो कुछ भी है वो केवल नोटिफिकेशन
जब चल रहा होता है, किसी भर्ती के आवेदन चल रहे होते हैं, उस समय होता है। लिखा है ऐसा कोई नियम नहीं है कि परीक्षा लेने के ठीक पहले आप विज्ञप्ति के प्रावधानों में शुद्धि के नाम से परिवर्तन कर दें, और खेल के नियम खेल शुरू होने के पहले ही तय कर दिए जाते हैं। खेल के बीच में नियम बदलना अवैधानिक होता है, और यही मामला सेम 72,000 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था, और अंत में नोटिफिकेशन का जो बदलाव है वो माना नहीं गया था। पीसीएस 2018 का हाल ही का विवाद जो सुप्रीम कोर्ट से लोक सेवा आयोग को हार मिली है, जिसमें प्रधानाचार्य की जो योग्यता है वो मांगी गई थी, अनुभव प्रमाण पत्र, और लास्ट में इसी तरीके का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था साक्षात्कार के पहले, और ये कहा गया था जिनके पास योग्यता नहीं है वो विद्यार्थी भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन बाद में उन विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे आर्डर है समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो विद्यार्थियों ने लगाए हैं, और यहाँ पर युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन के पैरा नंबर 9 में उल्लिखित मंडल मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में आज शुद्धकरण पत्र जारी करके त्रुटिपूर्ण जो जारी किया गया है शुद्धि पत्र, वो पूरी तरीके से अवैधानिक है। गौरतलब है कि चयन बोर्ड द्वारा तदर्थ शिक्षक नियुक्त प्रबंधकों की मिलीभगत से तदर्थ शिक्षकों को बेजा लाभ पहुंचाने के लिए मंडल मुख्यालय के बजाय तय मानक का घोर उल्लंघन करते हुए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जब इस अवैधानिक कार्रवाई के मुद्दे पर लखनऊ बेंच में रिट नंबर ये लिखा हुआ दाखिल हो गई है, और वो अपनी अवैधानिक कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए शुद्धिकरण कर जिला वाइज परीक्षा केंद्र बनाने की कार्रवाई को जायज ठहराया जा रहा है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में धांधली रोकने के लिए हर संभव प्रयास होगा, और इसके बावजूद चयन बोर्ड शिक्षा माफियाओं प्रबंधकों की मिलीभगत से धांधली को अंजाम दिया गया, तो इसका परिणाम भाजपा और योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर के कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश में सिर्फ तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा में शामिल करने की बात की गई है, बल्कि जितने तदर्थ शिक्षक हैं उनके पदों को विज्ञापन में जोड़ना भी है। मैं आपको बता दूं, तदर्थ शिक्षकों पर अगर इतनी मेहरबानी नहीं होती सरकार की और चयन बोर्ड की, तो अभी तक तदर्थ शिक्षकों के कितने पद है उन पदों को अभी तक घोषित कर देता चयन बोर्ड और सरकार की। उत्तर प्रदेश में इतने तदर्थ शिक्षक है, चूंकि इनको वेतन भी दिया जा रहा है और सरकार के पास एक एक आंकड़े होते हैं, और सरकार ने अभी तक ना तो ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कितने तदर्थ शिक्षक हैं, और वास्तव में कितने तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया है। ये दोनों चीज़ें छुपाई जा रही हैं, लगातार छुपाई जा रही हैं, और इन पदों को भी रोक लिया गया है कि कितने पदों पर जो चयन बोर्ड की जो भर्तियां होती हैं, जो अध्यापक होते हैं, इन पदों पर कितने पदों पर तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति कुछ भी नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल विद्यार्थियों को अंधकार में रखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया जा रहा है। और वहीं पर इसी सब मुद्दों को लेकर के 9 अगस्त को इको गार्डन लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होने जा रहा है, और कई जिलों के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे विभिन्न भर्तियों को लेकर के, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हों, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे वो UPSSC के विद्यार्थी हों या पुलिस भर्ती के। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि जो प्रस्ताव PNP की यहाँ से बना करके भेजा गया है, उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर के लिए कहा गया है, और TET 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पर लिखा प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1504 सहायक अध्यापकों और 390, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखना ये है कि ये जो तारीखें हैं, इन तारीखों पर परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है, और ऐसा हो सकता है कि 10 अक्टूबर को भी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो ना हो। इस समाचार पत्र में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का जो रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि इस साल IAS प्री यानी कि UPSC प्री की जो परीक्षा है वो भी 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो कैसे ही एक उसी दिन जो है UPSC प्री का भी एग्जाम होगा, और उसी दिन एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा भी होगी। ये देखिए मेरे पास है UPSC का परीक्षा कैलेंडर, जहां पर आप लोग देख सकते हैं संडे और 10 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2021। कुल मिलाकर के अब विद्यार्थियों को ऐसी तारीखों पर विश्वास नहीं रहा है। और अगली जो सूचना है कि UPSSC की भी कुछ सूचना है, कल कुछ नोटिस जारी हुई हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि UPSSC की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती अर्हता व अभिलेख परीक्षण के लिए 284 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है।
पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कुछ विद्यार्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स वो सही नहीं थे और कुछ विद्यार्थी नहीं आए थे और इसलिए पद रिक्त थे और उन शेष पदों का 1.5 गुना विद्यार्थियों की एक फिर से सूची जारी की गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती सामान्य चयन 2019 में अभिलेख व अर्हता परीक्षण के लिए 284 और अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला किया है और इसकी अनुपूरक सूची जारी कर दी है। कल यूपीएससी ने 2 नोटिस जारी की हैं। एक जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो अभ्यर्थी टाइपिंग नहीं दे पाए, जो टाइपिंग चल रही थी 2019 वाली, वो विद्यार्थी जो है 29 तारीख को टाइपिंग में जा सकते हैं और उन विद्यार्थियों की पूरी जो सूची है जारी कर दी है। लेकिन ये सूची उन्हीं विद्यार्थियों की है जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारी टाइपिंग जो है इस दिन ना करवाई जाए और लास्ट में करवाई जाए। जानकारी दी गई है कि अब जुलाई नहीं अगस्त माह के पहले सप्ताह तक जारी होगा बोर्ड परीक्षा का परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड 2021 का परिणाम अब अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए पैटर्न पर परिणाम जारी करने से पहले मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए समय मांगा है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग की हाई स्कूल तो बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन बस काम की बात आपके लिए यही है कि ये जो परीक्षा है ये जो परिणाम है वो अब अगले महीने आएगा। और हाई कोर्ट से भर्तियां निकलने लगी हैं जिनका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। शुरुआत हो चुकी है कि अभी उच्च न्यायालय से जो क्लर्क की भर्ती निकली है वो लॉ ट्रेनिंग की निकली है, सिंपल क्लर्क की नहीं निकली है और उसकी भी बहुत जल्द निकलेगी। चर्चा तो यही है कि अगस्त में 20 अगस्त के बाद से उसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। फिलहाल ला क्लर्क के बारे में यहाँ देख लीजिए। लिखा है ला क्लर्क ट्रेनी, पदों की संख्या 94, आयु 21 से 26 साल। और ये वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो LLB रखी गई है और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है। प्रयागराज में आत्महत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है और विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं जो सोचने वाली बात है। ज़िंदगी से हताश छात्र ने फांसी लगा करके जान दी है और ये पिछले अगर 1 साल में देखा जाए तो लगभग 35 से लेकर के 40 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पर लिखा कटरा में लाज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सचिन मिश्रा 24 ने फांसी लगा करके जान दी है। दोपहर में जब उसका रूम पार्टनर पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। विद्यार्थी ऐसी कायराना हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जिंदगी में एक ही लक्ष्य, सब कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी थोड़ा सा सकारात्मक सोचें, थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज रखें। एक बात बता दूं मैं सारे विद्यार्थियों को कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो भी किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं, सभी विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलती है। भले ही 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे भी छात्रों को देखा है जिनको उम्र के अंतिम पड़ाव में नौकरी मिली है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो भी है पीजीटी की है। लिखा प्रवक्ता इतिहास के एक पद पर 507 अभ्यर्थी हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भर्ती के विज्ञापन में संशोधन के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जो कल नोटिस जारी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के 2014-15 में विज्ञापित एक भर्ती थी और 13 पदों की उस भर्ती का जो परिणाम है वो कल जारी कर दिया है। पीजीटी में यहाँ पर एक विषय के कितने आवेदन करता है इसके बारे में भी खुली छूट दे दी गई है। पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है कि नागरिक शास्त्र के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और पद कितने हैं और औसत कितना आया यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से रसायन विज्ञान, इसी तरीके से भौतिक विज्ञान, यहाँ पर ये पूरी की जो पूरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जैसे इतिहास में आप लोग देख सकते हैं 45,647 विद्यार्थियों ने आवेदन किया और पद काफ़ी कम है, 90 पद हैं केवल पीजीटी में। इसी तरीके से हिंदी में लगभग 54,270 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, 410 पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप लोग अपना जो विषय देख सकते हैं कि आपके विषय में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को टीजीटी के बारे में भी जानकारी दी गई है कि टीजीटी में किस विषय के कितने छात्रों ने आवेदन किया है और उस विषय के पद कितने हैं और कितना औसत आया। तो ये यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। यहीं पर अगर तदर्थ की भी लिस्ट जारी कर दी जाती तो बेहतर होता। और
इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर कुछ खास पदों को लेकर के है। जैसे एक तो गृह विज्ञान, यहाँ पर देख सकते हैं गृह विज्ञान में केवल 13 पद हैं और आवेदन करने वाले जो लोग हैं वो ये देखिए लिखा हुआ है 13,175 औसत आया एक पद के लिए 1,013 छात्राएं हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र में भी केवल 30 पद हैं और आवेदन 16,848 और औसत आया एक पद के लिए 561 विद्यार्थी। तो इस तरीके का कंपटीशन इस भर्ती में रहेगा। डीएलएड के जो छात्र हैं वो अपनी डिग्री के लिए भटक रहे हैं और यहाँ पर लिखा है डिग्री के लिए दर दर भटक रहे हैं डीएलएड धारी। उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां निकल नहीं रही हैं प्राइमरी की डीएलएड वालों के लिए। अब अगर अलग राज्यों में आवेदन करना है तो डिग्री चाहिए, तो आखिरकार इन विद्यार्थियों को डिग्री क्यों नहीं दी जा रही है। कल ये विद्यार्थी पीएनपी गए थे। डीएलएड 2017 बैच का प्रशिक्षण 2019 में पूरा हो गया। प्रशिक्षण को पूर्ण हुए करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रशिक्षित लगातार नई भर्ती की मांग कर रहे हैं पर सरकार का रवैया निराशाजनक है। अब अगर प्रशिक्षित रोजगार के लिए अन्य वैकल्पिक रास्तों को या अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाएगा और अगर उसके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसका डीएलएड का प्रशिक्षण किसी भी काम का नहीं होगा। पीएनपी ने अभी तक सिर्फ अंक पत्र जारी किया है जो प्राइवेट कॉलेजों के अवैध वसूली के चक्कर में वो भी प्राप्त होने में मुश्किल हो रहा है। आज प्रशिक्षितों के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि 15 दिनों के अंदर 2017 बैच का प्रमाण पत्र जारी किया जाए और समस्त डाइटों को एक नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाए। किसी भी प्रशिक्षित से अंक पत्र और प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली न की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, विनय प्रताप, आशीर्वाद और वसीम इत्यादि रहे। डीएलएड में अक्सर इस तरीके की सूचना मिलती रहती कि इनका सत्र है वो अक्सर लेट रहता है, इनकी परीक्षाएं बहुत देर में होती हैं, इनका परिणाम बहुत देर में जारी होता है और इनको जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी देर में दिया जाता है। यूपीएसआई केस की जो सुनवाई है वो 30 तारीख को होगी। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।